नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और रोज़ाना की तरह इस शो में बात होने वाली है आपकी कमाई की और आपके निवेश की। बहुत ज़रूरी है कि आप निवेश करने के असली मकसद को समझें। सलाह तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर ले सकते हैं, लेकिन जब तक आपको ये खुद ना समझ में आए कि आपको इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का क्या महत्व होता है और कैसे अलग अलग निवेश विकल्पों में आपको रणनीति बनानी चाहिए, तब तक कोई भी आपको सलाह दे दे आप सही राह पर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए शो के जरिए हम आपको सजग बनाते हैं, सतर्क बनाते हैं, आपको जितना हो सके वित्तीय रूप से जो है हम तैयार करते हैं ताकि आप अपने निवेश की बागडोर अपने हाथ में खुद ले सकें। शुरुआत करते हैं आज की शो की। हमारे साथ सवाल जवाब के आज के सेशन के लिए जुड़ गए हमारे खास मेहमान पंकज मटवाल। पंकज सर, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और लगातार यहाँ पर शो में जो सलाह आप देते हैं उसकी बदौलत बहुत सवाल आते हैं दर्शकों के, और बहुत भरोसे के साथ और विश्वास के साथ जो है अपने सवाल भेजते हैं दर्शक। उसी कड़ी में पहला सवाल शशि कुमार प्रजापति साहब का मैं लेना चाहूंगी। बिहार से उन्होंने अपना सवाल भेजा है और 20 साल का पोर्टफोलियो बनाया है, लक्ष्य इनका 2 करोड़ है। कह रहे हैं इनके पास क्वांट का फ्लेक्सी कैप है, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप है, मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का इडरवाइज का भी मिड कैप है, क्वांट का इनके पास स्मॉल कैप भी है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, बंधन का भी स्मॉल कैप है। और इमरजेंसी फंड ये अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं, कौन सा फंड ले ये पूछ रहे हैं। और इमरजेंसी आने पर निकाल सकते हैं और इमरजेंसी नहीं आए तो 5 वर्ष तक वो पैसा जो है रह सकता है निवेशित। ये इनका सवाल है। प्रजापति जी, अच्छा लगा सवाल आपने भेजा और आपके सवाल की सबसे अच्छी बात यह है कि इमरजेंसी फंड पे आपने सवाल पूछा है, लेकिन दूसरी एक बात यह है कि आपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्मॉल कैप्स जो है इकट्ठा करके रखे हुए हैं। पंकज जी विस्तार से आपको महत्व समझाएंगे तमाम फंड्स को और क्रॉस मार्केट कैप स्ट्रैटेजीज बनाने के महत्व को लेकर। पंकज जी बताइए क्या सलाह होगी इनके लिए। कविता जी नमस्कार। बिल्कुल आपने सही यहाँ पे समझा है और सही कहा कि स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा हैं। आप देखेंगे तो मतलब नंबर ऑफ फंड्स भी ज़्यादा हैं उस हिसाब से। हालांकि 35,000 रुपीज़ की एसआईपी कर रहे हैं, इन्होंने कहा है। लेकिन अगर पहले टारगेट की बात करें, देखिए 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य लेके चल रहे हैं 20 साल में। तो पहली बात तो यह है कि 20 साल में आज का 2 करोड़ नहीं रहेगा। 2 करोड़ की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो आपको भी बढ़ाना चाहिए। पर अगर हम ये समझें कि 35,000 रुपए की एसआईपी से कितना पैसा बनेगा, यदि मैं सिंपली 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करता हूं, तो 20 साल में 3 करोड़ 22 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि 10% से आप स्टेप अप कर सकें तो 6 करोड़ 52 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो यानी कि आप जो टारगेट की बात कर रहे हैं 2 करोड़, वो तो आसानी से अचीव हो सकता है। और इन्फ्लेशन को भी बीट करना है तो आप स्टेप अप भी कीजिए ताकि और ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएं। पर जो स्कीम्स की बात है वहां पर थोड़े बदलाव करने का मैं आपको सजेशन दूंगा। एक तो क्योंकि आपके पास में फ्लेक्सी कैप फंड, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड है, उसकी जगह पर मेरी राय ये होगी कि इसे रिप्लेस कीजिए आप निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ में। और साथ ही आपके पास जो दूसरे फंड्स हैं उनमें से भी कुछ फंड्स कम करने चाहिए। तो जैसे निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, एडलवाइज का मिड कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड, इतने फंड रखिए। स्मॉल कैप में 2 हैं आपके पास में, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप भी है, बंधन स्मॉल कैप भी है। तो इसकी जगह पर आप स्मॉल कैप में एक ही फंड रखें। और एक राय और भी है, हालांकि मैंने कहा कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पर मैं देख रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो में निपॉन के काफी फंड्स हैं। तो ऐसे में बेहतर होगा कि आप फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड रखिए। और बाकी जो आपने पूछा इमरजेंसी फंड को लेकर, आपने बहुत स्पेसिफिकली कहा कि जरूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं, नहीं जरूरत पड़ी तो 5 साल तक बने रह सकते हैं। अब ऐसे में मेरा सजेशन फिर भी ये होगा कि आप एक डेट फंड में ही निवेश करें। और वो इसके लिए डेट फंड में, क्योंकि थोड़ा पोर्टफोलियो आपका बैलेंस भी रहेगा और जरूरत पड़ने पर ज्यादा उतार चढ़ाव की यहाँ पर संभावना नहीं रहेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप एक एसेट एलोकेशन के हिसाब से उसमें निवेश कर सकते हैं। तो स्कीम रहेगी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड। तो इसमें आप निवेश कीजिए डेट में इमरजेंसी के लिए। इक्विटी में कुछ फंड्स कम करने की मैंने सलाह आपको दी है। ऑल द बेस्ट टू यू। पंकज सर, आपने यहाँ पर इनको जो फंड रेकमेंड किया हुआ है इमरजेंसी के लिए, बहुत सारी कैटेगरीज होती है। हम शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लिक्विड फंड्स की बात करते हैं। कैसे चुनाव करें
इनमें क्या फ़र्क है और कैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है, आपकी कमाई होती है? हालाँकि इनका उद्देश्य है सेफ्टी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी बट कहीं न कहीं कमाई आपको फिक्स्ड डिपॉज़िट से बेहतर मिलती है। पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कमाई कैसे होती है? जी, पहली बात तो यह है, यदि हम टैक्स की बात पहले कर लें, तो यहाँ पर जब डेट से आपको जो भी मुनाफा होता है, वो आपकी इनकम में जुड़ता है। अब हम जानते हैं कि यदि हम बात करें इस करंट फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की, तो हमें मालूम है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम, अगर आप सैलरीड हैं तो 12,75,000 मान लीजिए, क्योंकि 75,000 रुपए का डिडक्शन मिलता है, और अदरवाइज 12 लाख रुपए। तो 12 लाख रुपए का जो नेट टैक्सेबल इनकम है, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो यदि आपकी इनकम इतनी ही है, आप सैलरीड हैं और सब मिलाकर 12,75,000 रुपए तक है, और यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सब मिलाकर 12 लाख तक है, तो ये इनकम भी जुड़ रही है, तो भी आपको टैक्स नहीं लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से, उस हिसाब से ऐसे निवेशकों को डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने पर शायद ज्यादा टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिलेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करें कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उसमें कैसे डिसाइड करें, तो क्योंकि जो डेट फंड्स होते हैं वो दो तरह से अलग हो सकते हैं। एक तो क्रेडिट क्वालिटी, यानी कि जो उन्होंने जिस तरह के डेट पेपर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो कैसे हैं। जैसे कि बैंकिंग एंड पीएसयू डेट फंड, वो सिर्फ बैंकिंग एंड पीएसयू के जो डेट पेपर्स हैं, उनके बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करेगा। अगर हम बात करें एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की, तो वो जो कॉर्पोरेट के डेट पेपर्स हैं उनमें करेगा। लिक्विड फंड की बात करें तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में करते हैं। तो इस तरह से किस तरह के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, उसके आधार पर अलग अलग फंड हो सकते हैं। दूसरी बात होती है कि जिन डेट पेपर्स में एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करता है, उनकी मैच्योरिटी कितनी है। तो जैसे हम गिल्ड फंड की बात करें, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है पर मैच्योरिटी लंबी होगी। अब लंबी मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट रेट का जो बदलाव होता है आरबीआई के द्वारा, उसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। तो जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं यहां पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट का फर्क भी ज्यादा ना पड़े, क्रेडिट रिस्क भी ज्यादा ना हो, तो थोड़ी सेफ्टी भी रहे, पर थोड़े रिटर्न्स भी बन सके, तो लिक्विड फंड तो ऐसा हो गया। अगर ये कहते हैं कि मुझे 2-3 महीने में निकालना है, तो लिक्विड फंड सही था। बट क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसी की बात भी और साथ में कहा कि 5 साल भी निवेशित रह सकता हूं, तो ऐसे में एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, यानी कि ऐसा फंड जिसके अंदर जो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज हैं वो भी अच्छी हो, मतलब क्रेडिट रेटिंग उनकी पुअर ना हो, और साथ में जो निवेश की अवधि है वो बहुत छोटी भी नहीं पर बहुत लंबी भी ना हो, वो ठीक ठाक हो। तो इस हिसाब से मैंने इन्हें इस कैटेगरी का फंड सजेस्ट किया है, क्योंकि इनकी जरूरत के हिसाब से ये सुटेबल दिखाई दे रहा है। बट निवेशक जो किसी और उद्देश्य से निवेश करना चाहते हैं, हमारे पास डेट में 16 कैटेगरीज हैं, तो अपने रिस्क के हिसाब से और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, वो उस तरह के स्कीम्स में निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल अवधेश पटेल का है और इन्होंने अपने लिए जो पोर्टफोलियो बनाया है वो 1.5 करोड़ इकट्ठा करने हैं उससे 10 साल में। और इन्होंने जो है करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 2 लाख रुपए बोल रहे हैं। निपॉन का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है और क्वांट का फ्लेक्सी कैप है। जी, पोर्टफोलियो तो अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर भी बात करें यदि हम गोल की, तो करंट पोर्टफोलियो के 2 लाख रुपए ऑलरेडी हैं, साथ में एसआईपी भी कर रहे हैं, और 10 साल में 1.5 करोड़ रुपया जुटाना चाहते हैं। तो यदि मैं 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करूं, तो सिर्फ 53 लाख ही बन सकते हैं इस पैसे से। लेकिन यदि 10% से स्टेप अप करेंगे तो करीब 75 लाख बनते हैं। अब यहां पर टारगेट इनका बड़ा है, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि इनको 1.5 करोड़ रुपए जुटाना है। तो उसके लिए जो कैलकुलेशन निकल कर आती है वो ये है कि 44,000 पर मंथ की यदि एसआईपी करें, यानी कि एसआईपी को बढ़ाएं और साथ में 10% से स्टेप अप भी करें, तब जाकर ये अपना गोल जो है 10 साल में अचीव कर पाएंगे। क्योंकि समय बहुत लंबा नहीं है। यदि 10 साल को बढ़ाकर ये समय लंबा कर देते हैं, 15 साल करते हैं, 13 साल करते हैं, तो इन्हें आसानी होगी। पर ये 10 साल में चाहिए पैसा, तो निवेश की राशि बढ़ानी होगी। दूसरा एक राय और भी है, इनके पास में निपॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड है, जो कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट करता है। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप में एसआईपी, तो उसका जो पैसा है इसको डिवाइड करें निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में, और साथ में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड भी है इनके पास उसमें। तो दोनों फंड में इस पैसे को डिवाइड कर दें और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से ये अपनी एसआईपी रोक दें। ऑलराइट, चलिए वक्त
आगे बढ़ते हैं। अंकित शर्मा जी का मैं सवाल लेती हूँ। इनके पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप है, बैंक ऑफ इंडिया का एलएसएस टैक्स सेवर है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, बंधन का स्मॉल कैप है। सब में एसआईपी चल रही है, 15 साल तक एसआईपी भी करेंगे ये, और इन्हें स्टेप अप भी करना है। हालांकि क्या पोर्टफोलियो से इनकी रिक्वायरमेंट है उसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है, कितना कॉर्पस इकट्ठा ये कर पाएंगे। आप बताइएगा कैसे अप्रोक्सीमेट अमाउंट इनका एक्यूमुलेट होगा इस निवेश से, कितना इकट्ठा कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए कविता जी, यहाँ पर अगर ये 6000 की एसआईपी कर रहे हैं, 15 साल की बात कर रहे हैं, 10% स्टेप अप, तो ऐसे में इनका जो निवेश है वो करीब 50,000 बन पाएगा 10 साल में। तो अब क्योंकि जैसा आपने कहा कि ये भी नहीं मालूम है कि बनाना कितना है, तो पर शुरुआत सही है, आपको निवेश तो और बढ़ाना ही होगा, क्योंकि 10 साल 15 साल के बाद 50,000 रुपए, 5 लाख रुपए सॉरी, उससे तो बहुत बड़ा काम नहीं बनेगा। तो इसके लिए आपको ये बढ़ाना तो होगा, कितना करना है वो आप डिसाइड कीजिए। दूसरी बात एक और है कविता जी, आज ना बहुत सारे सवालों में मैंने कहा कि आप क्वांट के फंड से निकल जाइए। तो ये ऐसा नहीं कि मैं क्वांट के फंड्स के कुछ अगेंस्ट हूं, बट जो स्कीम्स यहाँ पे बताई गई हैं और उनके पोर्टफोलियो में दूसरी स्कीम्स जो हैं ऑलरेडी, और जिस तरह का उनका लक्ष्य है उसके हिसाब से थोड़ा सा कई सवाल में ऐसा हुआ है कि क्वांट के फंड से मैंने सलाह दी है कि आप वहां से स्विच कीजिए। और इसमें भी, इस सवाल के उत्तर में भी मैं ये कहूंगा कि इनके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है और बैंक ऑफ इंडिया का एलएसएस टैक्स सेवर फंड है। इन दोनों स्कीम से मैं निकलने की सलाह दे रहा हूं, और उसकी जगह पर जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उनमें इन्हें अपने निवेश को बढ़ाना चाहिए। और साथ ही एक आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पर ये ऐड कर सकते हैं। तो जो 4,000 रुपए बच रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड से और बैंक ऑफ इंडिया के एलएसएस फंड से, उस 4,000 रुपए की एसआईपी आईसीआईसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में की जा सकती है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड से निकलने की वजह एक ये भी है कि बंधन स्मॉल कैप फंड भी इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, और एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ में स्मॉल कैप फंड है, जबकि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसका पोर्टफोलियो काफी कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इनके लिए मेरे हिसाब से बंधन स्मॉल कैप फंड में बने रहना बेहतर रहेगा। चलिए, यहाँ पर स्मॉल कैप के लिहाज से बंधन स्मॉल कैप फंड पोर्टफोलियो में आप डाल सकते हैं। सोने चांदी को लेकर कोई खास सलाह? बिकॉज बहुत दर्शकों को लगता है कि मिस आउट हो गया है शायद वो एक्सपोजर। ईटीएफ के जरिए खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन कीमतें लगातार उतार चढ़ाव फेस कर रही हैं। ऐसे में क्या ईटीएफ्स में एसआईपी कर सकते हैं इस वक्त, अगर किसी को गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ पोर्टफोलियो में डालना हो तो? कविता जी, ये सवाल इस वक्त पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो बातें हैं, यदि आपके लिए लर्निंग है कि भाई आपने इन्वेस्ट नहीं किया था गोल्ड सिल्वर में, तो क्या आपको उसमें एलोकेट करना चाहिए। हमेशा कहते हैं कि असेट एलोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और गोल्ड ईटीएफ में तो खैर आपको, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो आपको डीमेट में लेना होगा। लेकिन जो ईटीएफ फंड ऑफ फंड होते हैं, जैसे अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ की बात करें, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड होता है। इसी तरह से किसी भी एचडीएफसी, मोतीलाल ओसवाल, सबके फंड ऑफ फंड स्कीम है जिसे आप एसआईपी के जरिए जहां पर निवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको सिल्वर और गोल्ड फंड में एलोकेशन रखना चाहिए, जरूरी है। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि भाई आपने मिस कर दिया, तो क्या आप बिल्कुल करना चाहिए, तो फोमो नहीं होना चाहिए। एक लंबी अवधि के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन एसआईपी के जरिए बिल्कुल बनाना चाहिए। लेकिन क्योंकि दिन प्रतिदिन कीमतें बढ़ती जा रही हैं और ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी हैं, तो ऐसे में लालच में आकर ज्यादा निवेश ना करें। पर कविता जी, जैसा आपने कहा, डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से एसआईपी करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। चलिए, तो एसआईपी के जरिए जो है आप निवेश कर सकते हैं तमाम प्रेशियस मेटल्स में। हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ पे संतोष मिश्रा जी का लेंगे, कानपुर में ये रहते हैं। निपॉन इंडिया सेंसेक्स इंडेक्स फंड 15,000 रुपए, यूटीआई का भी निफ्टी 50 इंडेक्स इनके पास 15,000, पराग का फ्लेक्सी कैप 10,000, पोर्टफोलियो वैल्यू 10 लाख है, 3 करोड़ चाहिए 18 साल में। अगेन इंटरेस्टिंग, बट इनका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप्स में ही है। इन्होंने इंडेक्स फंड्स ले रखे हैं, तो मेरे ख्याल से पैसिव इनको पसंद है ज़्यादा। बाकी एक फ्लेक्सी कैप फंड है। इस तरह की ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में कितना ऑन एन एवरेज रिटर्न जनरेट कर पाते होंगे, अगर आप इसमें मिड कैप स्मॉल कैप का तड़का ना देना चाहें तो? देखिए, ये तो बड़ा कहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स के लेवल पे इनके पास जैसे सेंसेक्स है और निफ्टी 50 इंडेक्स है, तो यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म में आप 12-13% के आसपास रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। गारंटीड नहीं होते हैं रिटर्न, लेकिन हमने हिस्टोरिकली जो देखा है उस हिसाब से इस तरह की उम्मीद की जा सकती है।
दूसरी बात यह कि अगर हम बात करें एक्टिव फंड्स की, तो एक्टिव फंड्स में कहना मुश्किल होता है। एक टाइम पर हो सकता है 10 साल का रिटर्न भी देखें तो उसी वक्त पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न और एक सैमको फ्लेक्सी कैप फंड के रिटर्न्स में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो किसी भी एक्टिव फंड्स में ऐसा नहीं कहा सकता कि किस तरह के रिटर्न्स होंगे, बट हम जब कंपेयर करते हैं तो हम इंडेक्स के साथ ही कंपेयर करते हैं कि इंडेक्स के रिटर्न्स किस तरह के हैं और उस तरह से एक्टिव फंड को किस तरह से परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वहां पर अल्फा जनरेट करना ही मकसद होता है कि इंडेक्स के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करे जा सके। अब बात आती है स्मॉल कैप मिड कैप के मुकाबले में लार्ज कैप की, तो हम जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में स्मॉल कैप में ज्यादा पोटेंशियल है कि वो लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर सके। तो इंडेक्स लेवल पर तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप स्मॉल कैप मिड कैप से बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। और एक्टिव फंड्स में भी जो अच्छे एक्टिव फंड्स हैं उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि उन्होंने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है। तो निवेशकों के पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्मॉल कैप मिड कैप जरूर होना चाहिए। हालांकि शॉर्ट टर्म में यहां पर उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है। अगर आप लास्ट 1 ईयर में देखेंगे तो जहां आप अगर हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर लें तो करीब 9% के आसपास रिटर्न उसका है एज ऑन टुडे। और वहीं पर हम बात करें स्मॉल कैप की, अधिकतर स्मॉल कैप के फंड्स के रिटर्न्स नेगेटिव हैं। एक्टिव फंड्स में बात करें तो इसके लिए आपको दोनों चीज देखनी है कि शॉर्ट टर्म में रहेगा उतार चढ़ाव, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप रहना चाहिए। आते हैं संतोष जी के सवाल पर कि यहाँ पर देखेंगे तो आपने सही कहा कि यहाँ पर 2 तो इंडेक्स फंड हैं और साथ में एक पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, तो उसमें भी लार्ज कैप एक्सपोजर ही ज्यादा है। बट ठीक है, अगर आप चाहें, मैंने जो एक्सप्लेन किया लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो बिल्कुल मिड कैप स्मॉल कैप को भी शामिल कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल आप जो एसआईपी कर रहे हैं 40,000 पर मंथ की, 10 लाख रुपया ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके हैं। तो टारगेट हर साल में 3 करोड़ का है। मैं आपको बता दूं 12% के सीएजीआर पर यदि मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो करीब 18 साल में 3 करोड़ 62 लाख रुपए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि 10% से स्टेप अप कर लें आप तो फिर 6 करोड़ 21 लाख के आसपास इकट्ठा हो सकता है आपका 18 साल में। तो इसके लिए आपको स्टेप अप भी करना चाहिए, क्योंकि यदि हम इन्फ्लेशन की बात करें तो 6% की महंगाई दर पर 18 साल में 3 करोड़ की कीमत करीब 1 करोड़ के आसपास ही बच जाएगी। तो स्टेप अप जरूर करें। ऑल द बेस्ट। और मिड कैप स्मॉल कैप को भी थोड़ी मात्रा में एसआईपी के जरिए शामिल करने की कोशिश करें। अच्छा, उसमें भी पैसिव रणनीति अपनाई जा सकती है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए भी क्या? मेरी राय यह है कविता जी कि मिड कैप स्मॉल कैप में एक्टिव फंड्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर के पास बहुत चॉइस होती है। और स्मॉल कैप की बात करें तो दायरा बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है। मिड कैप में भी क्योंकि 150 स्टॉक्स की बात होती है, पर उसमें सिलेक्ट करें तो काफी अच्छे स्टॉक्स फंड मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में पैसिव ठीक है, पर मिड कैप स्मॉल कैप में मेरे हिसाब से जब हम छोटी मात्रा में निवेश कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का हमारा नजरिया है, तो एक्टिव फंड्स मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा। चलिए, एक्टिव्स को यहाँ पर आपको फोकस में रखना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप क्षेत्र में रणनीति बनाना चाहते हैं, उसके फंड्स को खरीदना चाहते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे दर्शक का लेते हैं। इनका नाम है जितेंद्र। और जितेंद्र जो है ये कह रहे हैं कि 42 साल के हैं। इन्होंने 2025 में अपनी एसआईपी की शुरुआत की। 18 साल 5 करोड़ इनको इकट्ठा करने हैं। बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एडिलवाइस मिड कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, ये इनके पोर्टफोलियो में फंड्स हैं सर। देखिए कविता जी, जितेंद्र जी ने एक एक कैटेगरी में 2-2 स्कीम रखी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप बंद कर दीजिए, क्योंकि ठीक है आपके पास कैटेगरी कम है और एक एक कैटेगरी में 2-2 स्कीम्स हैं, तो बने रहिए। हालांकि देखिए, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर है कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में इंटरनेशनल एक्सपोजर है, जो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप देखेंगे कुछ फ्लेक्सी कैप फंड बहुत कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले होते हैं, तो उनके रिटर्न्स और रिस्क अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो वहां पर सिर्फ इस वक्त पर करीब 19 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है, यानी कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। तो माफ कीजिए, 19 नहीं, बट हाँ 30 के अंदर है, 25-26 के आसपास है। तो ऐसे में क्या होता है, रिस्क भी बढ़ जाता है, पर जब मार्केट में रैली होती है तो रिटर्न्स भी अच्छे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए मेरा कहना है कि अगर आप 2 फंड्स रखें एक ही कैटेगरी के, तो किसी ना किसी वजह से, यदि या तो उसमें जैसे कोई एक्सपोजर अलग तरह से हो, एलोकेशन अलग हो, या फिर वहां पर नंबर ऑफ स्कीम्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड और कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह से अलग हो, तो रखे जा सकते हैं। बट यहाँ पर करीब करीब
आपके जो स्कीम्स हैं, चाहे हम बंधन स्मॉल कैप की कंपेरिजन करें निपॉन स्मॉल कैप से, तो ये भी दोनों डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वाले स्मॉल कैप फंड्स हैं। पर एनीवे आपने लिए हुए हैं तो बने रहिए फिलहाल। अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए 18 साल में आप बात करें 5 करोड़ की और एसआईपी है 30,000 रुपए की आपकी, तो यहाँ पे एसआईपी आपको बढ़ानी होगी। तो यदि एसआईपी इसको बढ़ाकर ज्यादा नहीं 30 का 31,000 रुपए कर देंगे और 10% से स्टेप अप करेंगे साथ में, तो भी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि लंबा समय 18 साल का। बट मैं दूसरी बात जरूर कहूंगा, नहीं सॉरी, आपका पैसा बन पा रहा है यहाँ पर 2,13,00,000 रुपए इस पैसे से, और आपका टारगेट तो 5 करोड़ रुपए है। तो फिर 5 करोड़ के हिसाब से आपको जो एसआईपी है इसे डबल करना होगा, तब ये मुमकिन होगा। तो शायद डबल तो अब नहीं कर पाए इस वक्त पर, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इसे आप बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। ये यहाँ पर जितना हो सके अपनी एसआईपी को बढ़ाइए। गोल अलाइनमेंट में जहाँ भी कमियां हैं उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। नया पोर्टफोलियो, नया फंड कोई जोड़ना हो तो कौन सा आप इनको अभी से रेकमेंड करना चाहेंगे? देखिए कविता जी, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप, जिसके जरिए लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तीनों ही तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स इनके पास में हैं। तो नया फंड इक्विटी में तो ऐड करने की जरूरत नहीं है, पर जैसा हमने पहले भी कहा था, यदि गोल्ड और सिल्वर को ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहें तो डेफिनेटली उसके बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मैं अगेन कहूंगा कि ये जो रिटर्न्स बने हैं पिछले 1 साल 1.5 साल में गोल्ड सिल्वर के, उसको देखकर नहीं, पर ये समझते हुए कि असेट क्लास, हर असेट क्लास की इंपॉर्टेंस होती है पोर्टफोलियो में, तो लंबी अवधि के हिसाब से थोड़ा एलोकेशन एसआईपी के जरिए वहां पर करना चाहिए। तो जितेंद्र के लिए भी मेरी सलाह यही है कि ये इन्होंने अच्छे फंड्स में निवेश किया हुआ है, एसआईपी कर रहे हैं, टारगेट भी बस अगर 10% से स्टेप अप करेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, वो भी अचीव कर सकते हैं। तो बस गोल्ड और सिल्वर को एलोकेशन में रखें थोड़ा पोर्टफोलियो में, तो ये और भी अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। अच्छा, 5-6 साल का समय इनके पास अगर हो तो ऐसे में क्या कंजम्पशन थीम को पोर्टफोलियो में किसी तरह शामिल करना चाहिए, डेडिकेटेड? देखिए कविता जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बट अब जितेंद्र जी का रिस्क एपेटाइट क्या है, उन्हें कितनी समझ है इन सेक्टर्स और थीम्स के बारे में, वो समझना जरूरी है। बट इन जनरल अगर बात की जाए तो यस, हर निवेशक को अगर हो सके तो एक कोर पोर्टफोलियो और एक सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। कोर पोर्टफोलियो का मतलब ये हो गया कि आपके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उनके हिसाब से आप रणनीति बनाएं और डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहें। उसके लिए तो आपका 75-80% जो एलोकेशन है वो उसके लिए होना चाहिए। पर 20-25% एलोकेशन आप रख सकते हैं, टेक्निकल एलोकेशन उससे हम बोलते हैं। तो वो एक पोर्टफोलियो बनेगा जो कि सैटेलाइट पोर्टफोलियो होगा, यानी कि समय समय पर उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो आज जैसे आपने कहा कि जैसे जीएसटी की दरें कम हुई, इनकम टैक्स के रेट कम हुए, इसका फायदा अभी और आगे दिखाई देगा। भले बजट अभी आने वाला है, लेकिन हम देखेंगे कि जो कुछ हुआ है उसका पूरा फायदा अभी तक नहीं दिखाई दिया है, वो होगा। तो ऐसे में कंजम्पशन डेफिनेटली अच्छी थीम बन सकती है। तो इस वक्त पर कंजम्पशन हो या फिर किसी और थीम में आपको लगे कि ये रहनी चाहिए पोर्टफोलियो में, तो वहां पर निवेश करें। लेकिन जैसे ही आपको लगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या जब भी कि अब ये थीम प्ले आउट हो गई है और अब नई थीम उभर कर आ रही है, हो सकता हो मैन्युफैक्चरिंग हो, उस वक्त पर एनर्जी हो, तो आपको यहां से निकलकर वहां पर स्विच करना चाहिए। तो इसके लिए कभी डिफेंस अच्छा करती है, कभी मैन्युफैक्चरिंग थीम अच्छा करती है। अभी जैसे आपने कहा कि कंजम्पशन का टाइम दिखाई दे रहा है, तो समय समय बदलाव कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब से डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही रहना आपके लिए सही हो सकता है। तो निवेशक मार्केट को समझते हो और उनके पास टाइम हो और समय पर डिसीजन ले सकते हो, तो फिर इस तरह की थीम में निवेश किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं समेटते हैं। शुक्रिया पंकज जी, आपने समय दिया और दर्शकों की पोर्टफोलियो की प्लानिंग की। और सभी दर्शकों को बता दें कि इस शो में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए लगातार अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। नंबर व्हाट्सएप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, यूट्यूब पर भी हम लाइव आपके साथ जुड़े रहे, या किसी भी तरह रियल एस्टेट या किसी भी तरह का मार्गदर्शन आपको चाहिए हो अपनी इन्वेस्टमेंट्स में, हमारे एक्सपर्ट्स आपकी सहायता वहां ज़रूर करेंगे। इजाज़त दें, नमस्कार।